जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप स्टूडेंट सब ठीक होंगे। आप क्लास प्लीज़ कोशिश किया करें, लेक्चर सुनने के बाद क्लास में ज़रूर एंटर हुआ करें। आप लोग क्लास में नहीं आते तो आपका फ़ाइनल बहुत इशू में आ जाएगा। आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और उसकी वजह से मैनेजमेंट आपसे काफ़ी नाराज़ है। तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स तो सुन लेंगे यूट्यूब पे, लेकिन स्टूडेंट्स आप जो फ़िज़िकल लेक्चर्स है उसमें लाजमी आया करें। सिर्फ 2 बच्चे आते हैं और बाकी नहीं आते। तो बाकी आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई इश्यूज आता है या नहीं भी आता, लेकिन आप फिज़िकल क्लास अटेंड करें। आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लास्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, बाद में आपकी डिग्रीज़ के लिए इश्यूज होगा। तो प्लीज़ फोकस योर क्लास। जी क्लास, हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है 11 चैप्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एमएनसी। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रोजेक्ट वैल्यूएशन और एमएनसी कैपिटल स्ट्रक्चर और फिनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट फिनेंसिंग। ठीक है क्लास, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ हम मूव करेंगे। जी क्लास, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ मूव करेंगे और मल्टीनेशनल्स कंपनी आपको पता है एमएनसी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इक्विटी पे, आपके डेट पे और आपके फिनांस पे। तो इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं वो है एक्सप्लेन कि हाउ कॉर्पोरेट एंड कंट्रीज प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस एंड द एमएनसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टू एक्सप्लेन why there are differences in the cost of capital across the countries, and to explain how corporate and countries practices are considered by the MNC when it establish its capital structure. तो क्लास, the main object of the cost of the capital, the firm capital consist of equity। मैंने अभी आपको बताया कैपिटल डिपेंड करता है आपकी इक्विटी पे। इक्विटी क्या है? रिटेन अर्निंग एंड फंड ऑब्टेन बाय द इशूइंग स्टॉक्स। जब आप फंड इकट्ठा करते हैं तो किस वे में करते हैं? आप शेयर इशू करके। ठीक है, और शेयर इशू करने के बाद तो क्लास हम बात कर रहे थे फंड ऑब्टेन बाय द इशूइंग स्टॉक। जब आप, एक तो वो पैसे होते हैं जो आप खुद लगाते हैं उसे इक्विटी बोलते हैं, और एक आप शेयर इशू करके पैसे लेते हैं। जब आप शेयर इशू करते हैं तो आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो शेयर्स के बारे में आपको नॉलेज है। जब शेयर इशू किया जाता है बेटा जी, तो वहाँ से आपको फंडिंग आती है। तो तीसरी फंडिंग आपकी किससे होती है? डेट से। डेट आप बोरो करते हैं फंड, ठीक है, और उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिफ्लेक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप शेयर से, डेट से, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म डेट से, शॉर्ट टर्म डेट से। तो वाइल द कॉस्ट ऑफ डेट रिफ्लेक्ट इन द इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैंने आपको पहले बता दिया कि बेसिकली कॉस्ट, शेयर्स पे आपको प्रॉफिट देना पड़ता है और डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो फर्म वांट टू कैपिटल स्ट्रक्चर, किस कैपिटल स्ट्रक्चर्स पे जाना चाहती है, यानी कि इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेगी क्लास। तो डेट विल बी मिनिमाइज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसकी कॉस्ट को, कैपिटल को कम करे, एंड हिंस डेट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसके जाहिर बात है कि अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो शेयर होल्डर इंक्रीज करेगी तो उसको प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर वो प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, वो मैनेजमेंट में अपना रोल नहीं प्ले करना चाहती, सिंपल डैट देखें, आप अगर शेयर होल्डर को बढ़ाएंगे तो आपके प्रॉफिट में आएगा, आपकी मैनेजमेंट में आएगा, आपके काम में इंटरफेयर करेगा।
लेकिन अगर आप लोन लेंगे तो आप सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा कैपिटल सस्ता पड़ता है, कौन सा कैपिटल आपको सस्ता पड़ता है। तो उसके लिए क्लास एक वेटेड एवरेज एक कॉस्ट का फार्मूला है, जिसके थ्रू वो अपने देखते हैं कि जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है। तो वो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिनांस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आपके चैप्टर के अंदर भी इसका थोड़ा सा यूजेस है। जैसे क्वेश्चन एक छोटा सा आपको दिया जाएगा तो शायद वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको अगर आता है तो मैं ज़रूर दूंगा। तो वेटेड फॉर्म एवरेज में कॉस्ट क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, ठीक है ना। कॉस्ट के का मतलब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सी से कैपिटल डी, ठीक है जी। यहाँ पर डी क्या है, डी इज़ अमाउंट ऑफ डेट, ई अमाउंट ऑफ इक्विटी, के डी इज़ अ प्रॉफिट टैक्स आफ्टर डेट, और टी इज़ अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और के ई द कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग विद इक्विटी। अगर आप इक्विटी से कर रहे हैं या डेट से कर रहे हैं, हम इन दोनों का कंपैरिजन करके डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी का मतलब क्या है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो आपके पास इक्विटी भी होती है और आपके पास डेट भी होती है, दोनों को मिला के आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो क्लास इसके बाद अब वेटेड एवरेज में फार्मूला है कॉस्ट ऑफ का, उसके ऊपर ये अमाउंट्स दी हुई है। डेट आपकी 30 है, इक्विटी 70 है, रिटर्न ऑफ डेट 10% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% एंड रेट ऑफ टैक्स 30% है। कैलकुलेट द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप इसको कॉस्ट कैपिटल को फाइंड करना है आपने, ये आपके पास है, देख इसको ज़रा क्लास देखें ज़रा। जी हमारे पास इसके अंदर जो आंसर्स आया है वो 12.6% है, यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट ऑफ हमारे पास जो मेंशन किया गया है वो 12.6 है, ठीक है ना। तो एज टू कंपेयर हमारे पास क्वेश्चन भी पेपर में इस तरह के आ सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट आर टैक्स डिडक्टेबल। याद रखिएगा, जब भी आपको क्लास प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होने के बाद, टैक्स डिडक्शन होने के बाद मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट में से जो इंटरेस्ट में से डेट लेस नहीं होता। तो हाउएवर इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी बैंकक्रप्ट विल बी इंक्रीज टू। याद रखिएगा कि अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, आपका प्रॉफिट जब डिक्रीज होगा तो फिर आपके पास इश्यूज आएंगे। तो यहाँ पर बैंकक्रप्सी का मतलब है कि इंसॉल्वेंट आपका ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इट इज़ अ फेवरेबल टू इंक्रीज यूज़ ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन टिल द पॉइंट। देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर बैंकक्रप्सी का मतलब यही है कि अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो आप, ज़ाहिर बात है, शेयर होल्डर को कुछ नहीं देंगे तो आपका बिजनेस लॉस की तरफ मूव करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है कि आप कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो स्टैंड का आपने करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिससे आपकी बैंक कैपिटल इंक्रीज ना हो, क्योंकि वो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ये फेवरेबल इंक्रीज होना चाहिए, जिसमें से आप डेट लेना चाहते हैं तो लें, ज़रूर लें, लेकिन कंपनी अगर डेट लेती है तो वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस भी करती है। लार्ज रेशियो ऑफ लार्ज चीज़ है वो एक्सपेंस पे है, इसलिए टैक्स एडवांटेजेस के लिए भी याद रखिएगा डेट लिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आप डेट लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, उस पर टैक्स भी कम लगता है, और आपका इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट उसकी लिस्ट से आउट हो जाता है। अगर आप इनकम स्टेटमेंट कभी आपने बनाई हो तो उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसी चीज़ को बताया जाता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर आपने डिबेंचर का टॉपिक अकाउंटिंग में पढ़ा हो, पढ़ा भी होगा इंशाल्लाह ताला आपने, मुझे पता है। तो क्लास हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके पास कौन सा मेथड है जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे अपने कैपिटल को। यहाँ तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, डेट को यहाँ फॉलो करेंगे आप। अगर हम डेट को फॉलो करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस वो हमारे प्रॉफिट में से डिटेक्ट हो जाता है और उस पर टैक्स नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ही हमें एडवांटेज ऑफ डेट में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो हमने अब ये देखना है
कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एमएनसी, इस ये कैसे करती हैं? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एमएनसी में डिफरेंट फ्रॉम डैट अ डोमेस्टिक फर्म, एक फर्म जो अपनी लोकल फर्म है उसके नज़रिए में ये हमेशा डिफरेंट साइज तरीके से इसको सिलेक्टेड किया जाता है। डिपेंड करता है साइज ऑफ फर्म क्या है। बिकॉज ऑफ देयर साइज ऑफ एमएनसी आर ऑफन गिवन द प्रेफरेंशियली ट्रीटमेंट बाय द क्रेडिटर्स। यहाँ पर हम प्रेफरेंस देते हैं हम उनको क्रेडिटर्स को, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर आपकी फर्म्स बड़ी है तो क्रेडिटर आपको चीज़ें उधार पे देने के लिए तैयार रहेंगे, अगर आपकी फर्म छोटी है तो प्रॉब्लम होगी। दे कैन यूजली अचीव स्मॉल पर यूनिट फ्लक्चुएशन कॉस्ट टू। याद रखिएगा चीज़ें चेंज होती रहती हैं, डिपेंड कंपनी के साइज़ के ऊपर करता है, साइज़ के ऊपर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है ना। असेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, हम कैपिटल मार्केट को देखते हैं। एमएनसी आर नॉर्मल एबल टू ऑब्टेन फंड थ्रू द इंटरनेशनल मार्केट विच इज द कॉस्ट ऑफ फंड में बी लोअर। थर्ड नंबर पे है इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनेशनल एमएनसी में हैव मोर स्टेबल कैश इनफ्लो। देखिए कैश इनफ्लो आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो ड्यू टू इंटरप्रिटेशन डाइवर्सिफिकेशन भी कम होगी, सच दैट देयर प्रॉफिटेबिलिटी बैंक भी लोअर होगी। कैश में पेमेंट्स करेंगे, लोगों से उधार कम लेंगे तो आपकी कैश फ्लो बेहतर होनी चाहिए। अगर कैश फ्लो की बेहतर नहीं होगी तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और अगर आपको लोन लिया हुआ तब उसके बाद अगर आपकी कैश फ्लो अच्छी नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं पे कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका एक्सप्लोर टू एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। MNC may be more exposed to exchange rate fluctuation such that their cash flow may be more uncertain and their probability of bankruptcy higher। और 5 नंबर पे है एक्सप्लोर टू कंट्री रिस्क। ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर आपने MNC कंपनी स्टार्ट की है वहाँ पर एसेट्स इन्वेस्टमेंट रेशियो हाई है या लो है। फॉरेन करेंसी आर एक्सपोज टू कंट्री रिस्क, डिपेंड करता है आप जितनी आपके मुल्क में हालात अच्छे होंगे आपका रिस्क कम होगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क ज़्यादा होगा पाकिस्तान की तरह तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब से इमरान खान आया है आपके सामने है कि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई बिजनेसमैन नहीं जा रहा, टैक्सेस की वजह से, करप्शन के कुछ फॉर एवर कोई भी मसला है, ठीक है ना। तो आपके मुल्क के हालात उनके लिए अच्छे नहीं है इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अगर अच्छे होंगे तो वो इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने वहाँ पर पढ़ा था सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। यहाँ पर कैपम पढ़ेंगे हम, कॉस्ट एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम CAPM पढ़ते हैं। कैन बी यूज टू असेस हाउ टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्या उसमें से कैपिटल के ऊपर कौन सा रिटर्न दिया जाएगा, इसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। डिफरेंस फ्रॉम दोज प्योरली डोमेस्टिक फर्म, ठीक है ना, ये डिफर करती है, देखिए ना लिखा हुआ है यहाँ पर प्योरली। तो यहाँ पर हम के का इस्तेमाल करते हैं, वो है रिटर्न ऑफ, आर का इस्तेमाल करते हैं रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ आर का हम मार्केटिंग रिटर्न के हिसाब से करते हैं, बीटा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम स्टॉक के लिए, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों को यहाँ से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्टॉक बीटा रिप्रेजेंट द सेंसिटिव ऑफ द स्टॉक रिटर्न्स। देखिए याद रखिएगा जो स्टॉक से रिटर्न मिलता है वो हमेशा सेंसिटिव होता है, डिपेंड करता है कि आपकी सेल इंक्रीज है डिक्रीज है, आपकी प्राइसेस मार्केट में अप एंड डाउन है, ये होता रहे, सेंसिटिव केस है। जस्ट अ प्रोजेक्ट बीटा रिप्रेजेंट अ सेंसिटिव टू प्रोजेक्ट कैश फ्लो टू मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, जिसकी वजह से हमने बीटा एक ऐसा साइन है जो कि चेंज होता रहता है। द लोअर प्रोजेक्ट ऑफ बीटा द लोअर इट्स डोमेस्टिक रिस्क, अगर ये कम है तो रिस्क कम है, अगर ये लोअर है रेट ऑफ रिटर्न भी रिक्वायर्ड और लो रहेगा। अनसिस्टमेटिकल रिस्क कैन बी डिवर्सिफाइड, अगर ये हाई की तरफ चला जाएगा तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उसके रिवर्सल हो जाएंगी। उसके बाद एन MNC दैट इंक्रीज इट्स फॉरेन सेल्स मे बी एबल टू रिड्यूस इट्स स्टॉक ऑफ बीटा एंड हेंस टू रिटर्न रिक्वायर्ड ऑफ इन्वेस्टर, दिस ट्रांसलेटर्स इनटू द लोअर ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना।
अगर एमएनसी डेट इंक्रीज करेगी इट्स आपकी मार्केट फॉरेन सेल में, तो आपका रिस्क जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे एमएनसी में कंसीडर द अनसिस्टमेटिकली रिस्क एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर वे डिटरमाइन द फॉरेन प्रोजेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा मैटर पड़ता है, हम आगे जाके इसको रिस्क को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Hence the can we cannot be obtained या certain if an MNC will be have lower cost of capital than a purely domestic firm in the same industry. The cost of capital across the countries. The cost of capital may be vary across the country such that MNC base in some countries may have a competitive advantage of there। देखिए competitive advantages का हमने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में सेकंड टॉपिक पढ़ा हुआ है, अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें हम कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही टॉपिक है। तो एमएनसी may able to adjust their international operation and source of fund to be capitalized on the differences, and MNC based in the some countries may have a more debt incentive capital structure। ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले बता दिया है, और डेट कैपिटल का मतलब यह है कि आपका ज़्यादातर ध्यान आपका डेट की तरफ से है और वो आपका स्ट्रक्चर्स वेरी करता रहता है। अक्रॉस ऑफ द कंट्रीज आप ज़्यादातर लोन के ऊपर डिपेंड करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। आप इंटरनेशनल कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती हैं अगर आपकी वर्थ अच्छी होगी। तो याद रखिएगा कि द कॉस्ट ऑफ डेट टू फर्म इज अ प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द प्रेवलिंग द वन पॉइंट प्रेवलिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज बोरो करेंसी। किसी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, किसी भी कैपिटल को फाइंड करने के लिए तो आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है। द रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिटर्स। याद रखिएगा कि हर क्रेडिटर्स को भी प्रॉफिट चाहिए। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं जो आपको क्रेडिट पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पहले इनको बताया, हम जितना क्रेडिटर को सेफ हैंड पे रखेंगे उतना ही हमें रिस्क भी कम होगा। द रिस्क फ्री रिटर्न इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द सप्लाईज एंड डिमांड। देखिए आप क्रेडिटर्स मार्केट पे डिपेंड करते हैं, मार्केटर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। तो इट इज़ अ वेरी ड्यू टू डिफरेंस टैक्सेस, लॉ एंड डेमोग्राफिक मिनॉरिटी पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशन। जितने भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी मार्केट पे पॉलिसीज़ के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अक्रॉस ऑफ द कंट्रीज़ में हर एक की पॉलिसीज़ डिफरेंट है। उन डिफरेंस को लेकर चलने के लिए आपको भी मार्केट में चलना पड़ता है। तो क्लास उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क प्रीमियम कंपनसेट credited for the risk that the borrower may be unable to meet its payment obligation। याद रखिएगा कि जब भी आपने उधार लिया है तो क्रेडिटर्स को आपको क्रेडिट कंपनसेट करना पड़ेगा। देखिए जब भी किसी बिजनेस को आपसे एडवांटेज होगा तो वो आपको एडवांटेजेस देंगे। तो एमएनसी का मकाम ही यही है कि वो अपने बोरर को और अपने क्रेडिटर्स को हमेशा सिक्योर रखता है, उनके ऑब्लिगेशन में कभी भी इस तरह नहीं करता कि वो मीट ना करे या नेबल ना करे, पेमेंट ना दे। तो रिस्क प्रीमियम्स में द मे बी वेरी ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस, रिलेशनशिप बिटवीन द कॉर्पोरेट सेक्शंस दैट द क्रेडिटर, द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए आपका फिनेंशियल लीवरेज, आपने फिनेंशियल आप मैनेजमेंट में या फिनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फिनेंशियल लेवरेज मैंने आपको पहले बताया 3 चीज़ों का लेवरेज है हमारे पास। यहाँ तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लेवरेज पढ़ेंगे, कैपिटल्स यानी कि डेट से, तो डेट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इक्विटी भी हम प्रॉफिट करते हैं और शेयर्स फंड से भी हम प्रॉफिट करते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल लेवरेज है कि आपने किस लेवरेज को फॉलो करना है। जिस लेवरेज को फॉलो करना है तो उसमें रिस्क प्रीमियम इंक्लूड होगा। तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्रॉस कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ डेट
may vary across the country. There is some positive correlation among countries cost of debt level over time. जहाँ पर हमने पहले बताया है कि जो आपका बेशुमार कंट्रीज़ हैं, हम एमएनसी की तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों का पैसा इस्तेमाल करें और उस पर इंटरेस्ट पे करें, और उसका हमारे साथ, हमारी कंट्री के साथ को रिलेशन हमारा, यानी कि इनके साथ रिलेशन हमारा पॉजिटिव में ज़्यादा टाइम ओवर टाइम चलता रहता है। तो कंट्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिप्रेजेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट। देखिए याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि आप के पास 3 मेथड हैं, आप किस मेथड को सेलेक्ट करते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, और जिसको आप छोड़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप एक चीज़ पे रहते हुए दूसरी चीज़ को जब मूव करते हैं तो आप जो छोड़ जा रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो व्हाट इज द शेयर होल्डर कुड हैव अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट with similar risk if the equity fund had been distributed to them। ठीक हो गया। क्या शेयर होल्डर्स अर्न करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, और रिस्क इक्विटी फंड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, द रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं एज ए इक्विटी पे, उसमें आपको जब मेजर्ड बाय द रिस्क फ्री रिटर्न आपको जो मिलना है, जिसमें रिस्क फ्री का मतलब ये जिसमें आपको टेंशन नहीं है, आपको मिलना ही मिलना है। द प्लस इज द प्रीमियम दैट रिफ्लेक्ट द रिस्क। याद रखिएगा, प्रीमियम साथ आपको प्रॉफिट रिस्क रिटर्न मिलता है जो आपने कैपिटल लगाया है, और आपको एक प्रॉफिट की शक्ल में भी आपको वो रिटर्न्स रिफ्लेक्ट करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो द कंट्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट इक्विटी कैन आल्सो एस्टिमेट बाय अप्लाइंग द प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई टू गिविंग द स्ट्रीम ऑफ अर्निंग। ठीक है ना, अगर आपने बीकॉम सॉरी एटीएसपी में आईकॉम में आपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी पढ़ा होगा, रेशियोज पढ़े होंगे आपने, अगर आपने एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो वहाँ पर स्ट्रीम अर्निंग मल्टीप्लाई, हम प्राइस रेशियो भी जानते हैं, और प्राइस अर्निंग का मतलब है कि जितनी आपकी शेयर्स हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर, तो आपकी प्राइस अर्निंग निकल आती। तो याद रखिएगा, आपकी हाई प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई बाय अप्लाइंग टू द फर्म सर्विस रिसीव अ हाई प्राइस when the selling new stock for given level of earning, so the cost of capital financing is equity is low। जब आप सेल प्राइस आप रखेंगे और आप लोगों को प्रॉफिट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इक्विटी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज लो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न पोर्टफोलियो थ्योरीज हैं जो कि हर्ज मार्क्सविट्स ने दी है। तो हेरी मार्क्सविट्स portfolio theory can be used to estimate return required by the investor in different stock market। याद रखिएगा, हर स्टॉक मार्केट में हर बंदा आपको रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट दे रहा है। जैसे प्राइस मार्केट में डिफरेंस करती है, इस तरह यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न भी डिफरेंस करता है। हर कंपनी, हर स्ट्रक्चर आपको अलग लेके चलती है। तो इन्वेस्टर कैन रिड्यूस द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने स्टैटिक पढ़ी होगी तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने फाइंड किया हो। तो यहाँ पर भी वो पोर्टफोलियो में है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है डेविएट करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारा रिस्क कम होगा हम वहाँ पर कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट करने की। तो रिड्यूस द स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो रिटर्न बाय चूजिंग द स्टॉक, वो स्टॉक करेंगे जिसमें रिस्क कम होगा। डोंट नॉट मूव द लेग्स टुगेदर, और हम कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे अगर जब तक हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो मूव करेंगे, अगर कम होगा तो मूव नहीं करेंगे। रिस्क ज़्यादा होगा तो मूव नहीं करेंगे, रिस्क कम होगा तो मूव करेंगे क्लास। अच्छा जी, पोर्टफोलियो थ्योरीज के अंदर हम सपोज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कोका कोला और रेड बॉक हैज़ टू मेड एंड रेड बॉक एंड ऑफर कैन बी एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, कोका कोला 10%, स्टैंड डेविएशन फ्रॉम रिटर्न 30.1% एंड कोका कोला and 58.5% and Red Bull। The correlation between the return of Coca-Cola and feedback has been 0.2। So what will be expected return to portfolio and what will be portfolio standard deviation if it is decided to invest 65% in Coca-Cola and 35% in Red Bull। ये आपके पास ट्यू सिक्योरिटीज़ केसेस हैं, ये हम आपने देखना है।
एक्सपेक्टेड रिटर्न सोल्यूशन इसमें ये दिया हुआ है आपके पास कि आपके 20%, 10% इन्वेस्टमेंट 35, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमने इसी तरीके से इस पर पुट किया है और इसका आंसर आपको दे दिया है। ठीक है ना, ये इतना ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्ज़ाम में नहीं आता, तो वैसे छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपको आएगा, आप इसको देख लेना। ठीक है, ये आपके आगे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इस पर कोई मसला होगा तो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा क्लास। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने आगे पढ़ रहे थे। द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी कैन बी कंबाइन, कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी कैन बी कंबाइन यूजिंग द रेलेवेंट प्रॉफिट। अब अक्सर ऐसा होता है क्लास कि हम लोग दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ प्रॉफिट शेयर करने के लिए हम शेयर होल्डर को भी ऐड कर लेते हैं, यानी इक्विटी भी डाल लेते हैं, कुछ हम डेट के पोर्शन को भी डाल लेते हैं, यानी कि 50% हम डेट है, 50% इक्विटी है, या 30% डेट है, 70% इक्विटी है, तो वो हम से ड्राइव करते हैं, उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एमएनसी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस क्या हैं? The overall the capital structure of MNC is estimated a combination of the capital structure of the parent body and its subsidiaries. डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। ठीक है, वो कंपनी आपको किस स्ट्रक्चर्स के किस मूव में लेके जाती है, हमने वो डिसीजन करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ डेट वर्सेज इक्विटी फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लुएंस बोथ कॉर्पोरेट एंड द कंट्री प्रैक्टिसेस। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है, उसमें आप डेट इक्विटी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इक्विटी स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है, और बोथ कल्चर्स भी हो सकता है। द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस इसमें हमने देखने हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, द एमएनसीज विद मोर स्टेबल कैश फ्लो कैन बी हैंडल मोर डेट। वेरी गुड, जब आपका कैश फ्लो अच्छा होगा तो आप डेट को हैंडल कर सकते हैं बेटा। तो क्रेडिट रिस्क में एमएनसी डेट और लोअर क्रेडिट रिस्क है, मोर असेस टू क्रेडिट। जितना रिस्क कम होगा आप क्रेडिट की तरफ उतना ज़्यादा मूव करेंगे। असेस टू रिटेन अर्निंग, द प्रॉफिटेबिलिटी एमएनसी लेस ग्रोथ में बी एबल टू फिनांस मोस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विद द रिटेन अर्निंग। याद रखिएगा, रिटेन अर्निंग में प्रॉफिटेबिलिटी आप जितनी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, तो आपकी बिजनेस आप ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो फिर वो वहाँ पर बिजनेस एमएनसी ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। शेयर होल्डर हमें कहेंगे प्रॉफिट दें, प्रॉफिट दें, प्रॉफिट दें, लेकिन अगर आप डेट के तो इंटरेस्ट पे करने के बाद बाकी सारी पैसा फर्म का मौजूद रहता है। तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में गारंटी ऑफ डेट, इफ द पेरेंट बैक डेट द सब्सिडरी डेट, द सब्सिडरी में बी एबल टू बोरो मोर। जितना ज़्यादा आप गारंटी देंगे डेट को, आप उतना ज़्यादा आप बोरो अचीव कर सकते हैं। लेकिन एजेंसी प्रॉब्लम भी आती है। द होस्ट कंट्री शेयर होल्डर में हमें मोनीटर द सब्सिडरी को देखते हैं कि दे आर नॉट बी पेरेंट्स, कि वो जितनी भी एजेंसी प्रॉब्लम आएंगी कि वो उनको इशूएंस ऑफ द डिबेंचर इशूएंस, शेयर इशूएंस ऑफ द लोन इशूएंस और डेट, वो प्रॉब्लम साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, तो स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस, एमएनसी द कंट्रीज वेयर द इन्वेस्टर हैव लेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बी एबल टू राइज इक्विटी एट अ लो कॉस्ट। ठीक है ना, तो इन्वेस्टर्स हैं लेस इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी इक्विटी राइज लो कॉस्ट हो जाती है। इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स, एबल टू ऑब्टेन द लोन एबल फंड डेट एट लो कॉस्ट इन द सम कंट्रीज। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी, याद रखिएगा कि जो करेंसीज की ये बड़ा डिपेंड करता है। जैसे डॉलर्स में आप हमारा पाकिस्तानी लॉ में हम वो चीज़ बढ़ती जा रही है, तो वो याद रखिएगा वेरिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एमएनसी टेंड टू बोरो टू होस्ट कंट्री करेंसी इफ दे एक्सपेक्टेड टू वीकेंड, तो एज सो दैट रिड्यूस देयर एक्सपोज द एक्सचेंज रेट ऑफ रिस्क। तो कंट्री रिस्क में हमने पहले पढ़ा है, द होस्ट गवर्नमेंट इज द लाइकली टू ब्लॉक द फंड और कॉन्फिकेट एंड एसेट एंड सब्सिडी में प्रेफर टू डेट। लेकिन आप जब फंड को ब्लॉक कर लेंगे, तो गवर्नमेंट अगर आपको ब्लॉक कर, आप एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप डेट फिनांसिंग की तरफ मूव करें क्लास। तो
यहाँ पर टैक्सेस लॉज भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमने पहले भी पढ़े हैं। एमएनसी में यूज़ द मोर लोकल डेट फिनेंसिंग इफ द लोकल टैक्स रेट एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड विद होल्डिंग टैक्स रेट आर द हायर। अगर आपने टैक्स पढ़ा हुआ है तो आपको विद होल्डिंग टैक्स के बारे में भी पता होगा। क्लास नहीं पता होगा तो हम इसको शेयर कर लेंगे, अगर आप मुझे क्लास में पूछेंगे। अगर आपने ये मेरी वीडियो सुनी होगी तो इसमें कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप बेशुमार क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को नहीं सुनते हैं और मेरे पास नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको सुना ही नहीं है, और सुनने के बाद आपको प्रॉब्लम आई नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो फिर इंशाल्लाह मुझसे पूछेंगे नहीं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हिडन रखे हैं जिसकी वजह से आपको मेरे पास आना पड़ेगा। जिन्होंने वीडियो सुनी होगी, जिन्होंने मेरा लेक्चर ही नहीं सुना होगा, वो मेरे पास नहीं आएंगे इंशाल्लाह, फिर मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो टैक्सेस लॉ है जिसके ऊपर ये विद होल्डिंग टैक्स दिया जाता है। क्लास ये क्वेश्चन हम फिजिकल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। ये आपका कुछ फार्मूला है, इसको आपने देख लेना है। इट्स नॉट है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के ऊपर है, ठीक है ना। अब चैप्टर्स का रिव्यू हमने जो पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमने दोनों को कंपेयर किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को और डेट को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या पढ़ा है, द साइज ऑफ फर्म, द एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंड इंटरनेशनल डेरिफिकेशन, एक्सपोज एक्सचेंज रेट रिस्क एंड एक्सपोज टू द कंट्री रिस्क। के आगे हमने मूव किया है तो हमने कम पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेरिजन यूज कैपिटल, इम्प्लीकेशन ऑफ कैपिटल एमएनसी रिस्क, ठीक है जी। हम क्लास अपने नेक्स्ट टॉपिक के उधर हम मूव करेंगे।